Today's topic is spin orbit interaction and doublet term separation. सबसे पहले स्टूडेंट हमें डबलेट टर्म सेपरेशन के कंसेप्ट को समझना होगा और डबलेट टर्म सेपरेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने सोमरफेल्ड थ्योरी को स्टडी किया। सोमरफेल्ड थ्योरी को स्टडी जब हमने किया था तो सोमरफेल्ड थ्योरी के स्टूडेंट्स कुछ डिसएडवांटेज आ गई थी। सोमरफेल्ड थ्योरी की जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज थी वो क्या थी? सोमरफेल्ड थ्योरी हाइड्रोजन लाइक एटम के फाइन स्ट्रक्चर को तो बखूबी एक्सप्लेन कर रही थी, यानी कि सोमरफेल्ड थ्योरी उन एटम के फाइन स्ट्रक्चर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रही थी जिन एटम के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सोमरफेल्ड थ्योरी उन एटम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी जिन एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। दूसरी सोमरफेल्ड थ्योरी की मेजर डिसएडवांटेज क्या थी? सोमरफेल्ड थ्योरी अनोमलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, यानी कि सोमरफेल्ड थ्योरी जो थी वो जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और एनोमलस जीमान इफेक्ट क्या कहता है? आपने स्टडी किया था, जब किसी एटम के इमिशन स्पेक्ट्रम को हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में तो जानते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब कोई एटम हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आता है तो वो अपने अंदर से क्या इमिट करता है? एनर्जी इमिट करता है, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस को इमिट करता है, यानी कि उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है। ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, इस इमिशन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोग्राफ से स्टडी किया गया तो क्या देखा गया? ये जो लाइन थी, स्पेक्ट्रल लाइन थी, ये क्या हो रही थी? फर्दर स्प्लिट हो रही थी पेयर ऑफ लाइन के अंदर। अब इन पेयर ऑफ लाइन को क्या नाम दिया गया? इन पेयर ऑफ लाइन को नाम दिया गया स्टूडेंट, डबलेट का नाम दिया गया। मींस डबल में टूट गई, डबलेट का नाम दिया गया। और इन पेयर ऑफ लाइन के बीच का जो सेपरेशन है इसको क्या नाम दे दिया गया? डबलेट सेपरेशन। अभी टर्म की बात नहीं की है मैंने, अब मैं ये बात कर रहा हूं इस सेपरेशन का। ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल है और एनर्जी लेवल को हम इस फिजिक्स के अंदर मीन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनर्जी लेवल को क्या नाम देंगे? एक ट्रम वैल्यू का नाम देंगे। ट्रम वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करेगी। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो ये एक एनर्जी लेवल है ये क्या बन जाएगा? एक ट्रम लेवल, ट्रम वैल्यू बन जाएगा। और ये ट्रम वैल्यू का, इस ट्रम का डिस्टेंस हम नोट करेंगे एक हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब इस ट्रम का हम सेपरेशन को नोट करेंगे इस हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। और यानी कि मैं ये कह दूं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, इस एनर्जी लेवल का ये जो डिस्टेंस नोट करेंगे इस हाइपोथेटिकल सेंटर से। मैं क्या कह रहा हूं? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनर्जी लेवल्स को हम किससे नोट डिस्क्राइब करेंगे? ट्रम वैल्यूज से डिस्क्राइब करेंगे। अब वो ट्रम वैल्यू क्या बनेंगी वही तो मैं बात करूंगा इस आर्टिकल के अंदर। यानी कि इस ट्रम का इस हाइपोथेटिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या बन गया? डबलेट क्या बन गया? ट्रम सेपरेशन बन गया। इस ट्रम का डिस्टेंस इस हाइपोथेटिकल सेंटर से क्या बन गया? ट्रम सेपरेशन बन गया। और दोनों ट्रम के बीच को हमने क्या कहा है? डबलेट ट्रम सेपरेशन। यानी कि ये दोनों ट्रम किसी डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट हैं। इन दोनों ट्रम को किसका नाम दिया गया है? डबलेट ट्रम का नाम दिया गया है। और इन डबलेट ट्रम के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डबलेट ट्रम सेपरेशन। तो आपको इजी लैंग्वेज में पेपर के अंदर क्या लिखना है? मींस
जब इन सोमरफेल्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन Zeeman effect, and according to Zeeman effect, spectral line further split into a pair of line. That splitting are called the Zeeman effect. इस इफेक्ट को तो हम Zeeman effect कहते हैं. And the pair of line are called the doublet. इन पेयर ऑफ लाइन को ही हमने अभी डबलेट का नाम दिया है. अब ये पेयर ऑफ लाइन क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं. एनर्जी लेवल्स को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में किससे डिस्क्राइब करेंगे? ट्रम वैल्यू से डिस्क्राइब करेंगे. यानी कि उन ट्रम वैल्यूज के बीच का डिस्टेंस क्या बन गया? डबलेट ट्रम सेपरेशन. अब बात करते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कंसेप्ट पर. स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का कंसेप्ट स्टूडेंट आप स्टडी कर चुके हैं और मैं समझा चुका हूं आपको बहुत. ये मैंने एक आर्टिकल सेपरेट में बनाया हुआ है. फिर भी 2 मिनट बात कर लेते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पर. अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी देखिए क्या स्टडी किया है आपने. बोहर थ्योरी ने हमें क्या बताया है? बोहर थ्योरी ने हमें ये कहा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किस में रिवॉल्व करता है? ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है. अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है. इस सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया है स्टूडेंट? हमने ऑर्बिट का नाम दिया है. यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में रिवॉल्व करता है? ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है. किसके अकॉर्डिंग? बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग. अब बोहर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम है. और वो एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू हमने स्टडी किया था NH/2π इसके बराबर होना चाहिए. यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी अलाउड एनर्जी लेवल के अंदर क्या कर सकता है? रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इतना हो. ये कहना था. यानी कि इस अगर मैं बात करूं ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसकी वेलोसिटी इधर ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में. तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अलोंग द टेंजेंट नोट करते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास क्या चीज है? एंगुलर मोमेंटम है. और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर. जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. हम स्टडी कर चुके हैं. यानी कि ये चीज हम स्टडी कर चुके हैं. अब इस रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास क्या चीज है? मास है, वेलोसिटी है, चार्ज है. अगर वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो आपको पता है रिवॉल्व जब भी चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तो वो क्या बनाता है? करंट बनाता है. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा. तो इस सर्कुलर पाथ को क्या बना देगा? एक करंट लूप बना देगा. और करंट लूप बनते ही हमें पता है ये लूप कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देती है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है. और हमें ये भी पता है मैग्नेट का क्या एग्जिस्ट करता है? एक डायपोल एग्जिस्ट करता है. तो इस ऑर्बिट का भी क्या एग्जिस्ट करेगा? कोई ना कोई डायपोल एग्जिस्ट करेगा. और डायपोल की डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं किस रूल से? क्लॉक रूल से निकाल लेते हैं. इसका मतलब इस का जब डायपोल बनेगा, अगर मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? इसके अंदर ऐसे प्रोड्यूस होगा. करंट क्लॉकवाइज में आएगा तो इसका अपर सरफेस कैसा बन जाएगा? इसका अपर सरफेस क्लॉक रूल क्या कहता है? क्लॉक ये कहता है इसका अपर सरफेस बन जाएगा, साउथ बन जाएगा. और नीचे वाला सरफेस क्या बन जाएगा? अगर आगे साउथ बन रहा है, मैं पीछे से देख रहा हूं तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? एन दिखाई दे रहा है. इसका मतलब इस ऑर्बिट के क्या बन गए? डायपोल बन गए. और डायपोल बनने की वजह से ये ऑर्बिट कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. और मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा तो मैग्नेट में से क्या निकलती है? मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स निकलती है. और वो कौन सी डायरेक्शन में निकलती है? नॉर्थ से निकलती
निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। साउथ पीछे, नॉर्थ पीछे है, साउथ आगे है। तो मैं पीछे से आगे बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा हूं। इसका मतलब इस और रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इस ऑर्बिट के पास क्या चीज है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसकी वजह से है, इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन की। अब इसके बाद एक कंसेप्ट क्या आया 1927 के अंदर, किसने, गोल्डस्मिथ और यूलनबैक नाम के जो दो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कंसेप्ट को स्टडी किया। कौन से, इमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। इमिशन स्पेक्ट्रम को जब स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा था, इमिशन स्पेक्ट्रम को जब उन्होंने स्टडी किया हाई रिजोल्विंग पावर से, स्पेक्ट्रोग्राफ से, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन थी ना वो फर्दर स्प्लिट हो रही थी पेयर ऑफ लाइंस के अंदर। इसके पीछे उन्होंने क्या रीजन दिया था, इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया था कि इलेक्ट्रॉन के पास दो पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशंस हैं और वो इलेक्ट्रॉन की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी कि उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर तो रिवॉल्व कर ही कर रहा है, इसके साथ साथ अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे स्पिन भी कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने की वजह से तो क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो अपने एक्सिस के ऊपर वो स्पिन कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और क्या चीज है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो उसके पास क्या चीज है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से तो इस ऑर्बिट में क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन, अब यूलनबैक ने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में तो रिवॉल्व कर ही कर रहा है, साथ में अपने एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, ये अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन भी कर रहा है। और उस स्पिन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या चीज है, इस इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, म्यू एस, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी है। यानी कि अब क्या चीज होगी, यानी कि ये ऑर्बिट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर ऑर्बिट आ गई, और ये स्पिन की वजह से जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से पैदा हो रही है, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड जब इस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के साथ मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करेगी, तो इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट of an electron, that interaction that is called the spin orbit interaction। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने मेन आर्टिकल के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखिए, जब ये थ्योरी आई थी हमारे पास, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हमारे पास आई थी, तब तक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ चुकी थी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, हमें एक रिलेशन को स्टडी करते हैं। और रिलेशन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्टडी की जाती है। एक ऑब्जेक्ट ये है, सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास ये मेरे पास ये वाली गाड़ी है, और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये वाली गाड़ी है। इस ऑब्जेक्ट में आप बैठे हैं, इस गाड़ी में मैं बैठा हूं, यानी कि आप वाली गाड़ी v वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है, मेरी गाड़ी रेस्ट के अंदर है। समझने की कोशिश करना, मेरे पास ऑब्जेक्ट कार नंबर 1, कार नंबर 2, इस कार में यू एंड इस कार में मैं हूं, मी नाम दे रहा हूं मैं। योर कार इज टू बी मूविंग विद ए मूविंग
आपकी कार मोशन में है, मेरी कार रेस्ट में है। ये आपकी कार कोई भी वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में अब क्या रिलेशन है, देखिए पहली फर्स्ट रिलेशन क्या बन रही है, योर कार रिलेटिव टू माई कार इज टू बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी v। ठीक है, सेकंड रिलेशन आपकी गाड़ी v वेलोसिटी से चलकर यहां पर आ गई। जब आप अपनी गाड़ी के इस मिरर में से मेरी गाड़ी की तरफ देखोगे तो एक रिलेशन बन गई। क्या रिलेशन बन गई, माई गाड़ी इन रिलेशन टू योर कार क्या इज टू बी मूविंग इन ए बैकवर्ड डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। मींस मेरी गाड़ी, आप क्या देख रहे हैं यहां से, मेरी गाड़ी आपके रिलेशन में -v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रही है, और मैं अपनी गाड़ी में से क्या देख रहा हूं, आपकी गाड़ी मेरे रिलेशन में v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। यानी या दूसरा मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर ये गाड़ी मोशन के अंदर है, चलो मेरी गाड़ी को छोड़ दीजिए, आप ये यहाँ पर ये ट्री खड़े हैं, यहाँ पर ये ट्रीज खड़े हैं, जब आप इन ट्रीज को देखते हैं तो क्या ये ट्रीज आपको पीछे जाते दिखाई देंगे, पीछे जाते दिखाई देंगे, और आपकी गाड़ी आगे जाती दिखाई देगी। तो यानी कि मैं एक एग्जांपल और समझा दूं, देखिए ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ में मैं खड़ा हूं, यानी कि अर्थ में मैं खड़ा हूं तो मैं रेस्ट में हूं, और यहां पर ये सन है, ये सन है। आपको क्या दिख रहा है, सन ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, लेकिन सन ईस्ट से वेस्ट में नहीं जाता, सन के अराउंड में अर्थ चक्कर लगा रही है। आप यानी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, सन अर्थ के रिलेटिव में मूविंग ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, बट एक्चुअल में अर्थ सन के रिलेटिव में मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये अर्थ सन के सराउंड में घूम रही है, सन नहीं घूम रहा है, लेकिन हमें सन घूमता हुआ नजर आ रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। हमें क्या दिखाई दे रहा है, सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ वेस्ट से ईस्ट आ रही है। ये रिलेटिव मोशन है, आप समझ गए होंगे, हमें एक रिलेशन को स्टडी करना है। तो अब जब हमने रिलेटिविस्टिक अप्रोच को इस आर्टिकल के ऊपर अप्लाई किया, तो देखिए सब रिलेटिविस्टिक अप्रोच को अप्लाई हमने नहीं किया है, तो हमने क्या स्टडी किया है, हमने तो यही स्टडी किया है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो इसके अंदर Z प्रोटॉन है, तो इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, +Ze चार्ज है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने निकाली थी अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। यहां से अगर मैं देख रहा हूं न्यूक्लियस के रिलेटिव में इलेक्ट्रॉन इज टू बी मूविंग इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां पर खड़ा होकर जब मैं देख रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन मेरे को मोशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन की वाली पोजीशन पे आ जाऊंगा तो मेरे को क्या महसूस होगा, मैं रेस्ट में आ गया, और ये जो न्यूक्लियस है, अब मैं इसको न्यूक्लियस नहीं बोलूंगा, ये जो चार्ज बॉडी है, ये कोई चार्ज बॉडी है मेरे अकॉर्डिंग, ये चार्ज बॉडी क्या करने लग गई, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर रिवॉल्व करने लग गई। यानी कि मेरे को क्या महसूस होगा, अब यहां से ये वाली चीज, अब सेंटर पॉइंट पे कौन आ जाएगा, अगर रिलेटिविस्टिक अप्रोच लगाएंगे तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज बॉडी कौन है वो मेरे को नहीं पता, जिसका चार्ज कितना है, +Ze है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा था तो अगर वो v वेलोसिटी से घूम रहा था तो ये चार्ज बॉडी किस डायरेक्शन में घूमेगी, मैंने अभी बात बताई थी, ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगी, और कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, जितनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में -v वेलोसिटी से चलेगी। जैसे अभी हमने कहा था ना, सन ईस्ट से वेस्ट नहीं जा रहा, हमारा अर्थ किधर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट आ रही है।
जैसे मैंने अभी कहा था कि हम जैसे मेरी गाड़ी, आपने मेरी गाड़ी को देखा तो आपने क्या देखा, मेरी गाड़ी आपसे -v वेलोसिटी से पीछे जा रही है, और मैंने देखा आपकी गाड़ी को तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी को v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। तो रिलेटिविस्टिक अप्रोच जब हमने यहां पर लगाई तो हमने क्या देखा, जो चार्ज बॉडी जिसका चार्ज कितना है +ZE है, वो किसके सराउंड में रिवॉल्व कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन के सराउंड में रिवॉल्व कर रही है। ये कोई सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब ये इसकी वजह से जब कोई भी चार्ज घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर तो वो उस लूप को क्या बना देगा, एक करंट लूप बना देगा, और करंट लूप की वजह से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आपको पता है। और हमने फैराडे लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को निकाला था एक पॉइंट के ऊपर। तो हमने अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालूं इस रिलेटिविस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये करंट लूप बन गई। तो ये करंट लूप बन गई तो ये चार्ज अगर ऐसे है तो ये हमने इसके अंदर एक क्या लिया था फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, एक स्मॉल एलिमेंट लिया था जिसकी लेंथ कितनी थी, dl लेंथ का लिया था, और ये हमारे पास इसको idl हमने बोला था, ठीक है। ये करंट एलिमेंट हमारे पास है, करंट एलिमेंट, इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकाला था। तो अब मैं अपने आर्टिकल पे आता हूं, तो देखिए आप समझ चुके हैं। तो यहां पर देखिए स्पिन, मैंने जो आपको पेपर के अंदर कैसे लिखना है उसके नोट्स बना दिए हैं। यहां पर मैं अब आपको समझा दूं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या कह रहा है, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट with the magnetic field generated due to the orbital motion of the electron around the nucleus। ये किन के अकॉर्डिंग है, यूलनबेक एंड गोल्डस्मिथ के अकॉर्डिंग है। उन्होंने ही तो क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन के पास दो पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के साथ साथ क्या है कर रहा है, अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन भी कर रहा है। इस स्पिनिंग की वजह से तो उसके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इस ऑर्बिटल मोशन के पास, इस ऑर्बिट के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करती हैं तो क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है। यहां तक ये हो गया, दैट इज कॉल्ड द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड इज रिस्पॉन्सिबल, और वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली मेटल्स। यानी कि अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स वो होते हैं जिसके वैलेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, आउटरमोस्ट सेल में कितना आएगा, 1 आएगा। सोडियम है 11, आउटरमोस्ट सेल 3s के अंदर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि हम इसको अल्कली मेटल के लिए स्टडी कर रहे हैं, जिसकी यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम ले लो जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए स्टडी कर रहे हैं। तो अब यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं समझा चुका हूं आपको बेसिक कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसेप्ट को जब यहां पर इंप्लीमेंट किया गया तो क्या देखा गया, अब सेंटर के ऊपर कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इस इलेक्ट्रॉन की चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, कोई चार्ज बॉडी जिसका चार्ज +ZE है वो रिवॉल्व कर रहा है। उसकी वजह से क्या बन गया, एक क्लोज करंट लूप बन गया। उसकी वजह से क्लोज करंट लूप बनने की वजह से क्या बनी है, मैग्नेटिक फील्ड बनी है। वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली एट ए पॉइंट O के ऊपर। कैसे निकाली, एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करके वो हमने निकाल ली है। तो मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट-शॉर्ट्स लॉ क्या कह रहा है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट व्हाइट-शॉर्ट्स लॉ। अगर इसका मैग्नीट्यूड लूं तो व्हाइट-शॉर्ट्स लॉ क्यों कहता है, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R के लिए होता है, आपने पढ़ा होगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए व्हाइट-शॉर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट O के ऊपर क्या बनेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R3, यानी कि ये होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आइडियल इंटू R साइन थीटा, ये भी तो लिख सकता हूं, R से R कट जाएगा और R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट है, आइडियल R साइन थीटा, हम ये भी लिख सकते हैं इसको।
तो अब यहां पर देखिए जो करंट है, करंट को मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज अपॉन टाइम। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकलती है हमारे पास, ठीक है। तो करंट को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमने क्या निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, अकॉर्डिंग टू व्हाइटसवर्थ लॉ निकाली है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतनी आती है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमारे पास कितनी आ रही है, हमने स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाली है एट ए पॉइंट बी के एट ए पॉइंट ओ के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अगर इसको हम क्या लिखें, आइडियल इंटू आर साइन थीटा, तो आर से आर कट जाएगा, नीचे आर स्क्वायर आ जाता है, और टोटल निकालनी है तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आ जाती है। अब हमने इस आई को क्या लिख सकते हैं, करंट, करंट है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर चली गई, तो वेलोसिटी ऊपर लेके गए तो चार्ज कितना है हमारे पास, ये ही तो चार्ज प्लस जेडी, जेडी चार्ज ले लिया हमने, डिस्टेंस हमारे पास डीएल वेक्टर इंटू वेलोसिटी माइनस आर। अब ये कितनी वेलोसिटी है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था ना पहले, रिलेटिविस्टिक अप्रोच क्या कह रही है, वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ गया हमारे पास, चार्ज बॉडी आ गई, न्यूक्लियस आ गया, माइनस वी वेलोसिटी आ गई, यहां पर माइनस वी लेनी पड़ेगी। अभी मैंने बात बताई थी कि सन हमें क्या महसूस हो रहा है, अर्थ से सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, एक्चुअल में हम अगर सन से रिस्पेक्ट में अर्थ को स्टडी करेंगे तो अर्थ वेस्ट ईस्ट घूम रही है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, तो यहां पर माइनस वी लेना पड़ेगा, यहां पर माइनस वी। तो यहां पर जब हमने ये कंसेप्ट को इसके साथ, क्योंकि हमें इस वेक्टर की वैल्यू चाहिए आईडीएल वेक्टर की, तो यहां पर इसके साथ हमने डीएल को मल्टीप्लाई किया, तो ये डीएल से डीएल कट गया, और ये क्या बच गया, प्लस जेडी इंटू माइनस वी वेक्टर, ये बच गया। जब इसकी वैल्यू यहां पर पुट करी तो बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ कितने निकल के आई, जब हमने यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, मैंने इस जेडी को तो बाहर ले लिया, और ये माइनस वी यहां पर पुट कर दिया, ये जेडी बाहर ले लिया, माइनस वी इंटू आर। अब ये हो गया। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट तो जानते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये होता है, हम जानते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है, तो यानी कि इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मेरे को माइनस को खत्म करनी है तो आर को पहले लेना होगा और वी को बाद में लेना होगा, तो मैंने इस आर को पहले ले लिया और वी को ये ले लिया, इधर ले लिया, तो ये प्लस बन गया। तो यहां से अब इस फैक्टर को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से ही डिवाइड कर दिया, यहां पर ये m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये m से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहां से हम क्या क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को निकाल रहे हैं एट ए पॉइंट O के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास यहां तक पहुंच गए हैं। ये mv क्या चीज होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, तो लीनियर मोमेंटम को हमने क्या लिख दिया है, p वेक्टर से, ठीक है। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे क्या चीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हमने वेक्टर लगा दिया है। तो हम बी वेक्टर कितनी आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई अपॉन m इंटू जेडी आर क्रॉस पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, हम जानते हैं। तो हमने ये वाला क्या लिख दिया है, एंगुलर मोमेंटम। अब क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, क्वांटाइज्ड है, यानी कि इसकी इंटीग्रल मल्टीपल में वैल्यू हमें मिलेगी, इसकी इंटीग्रल मल्टीपल में वैल्यू मिलेगी, और क्वांटाइज्ड है तो इसकी कितनी वैल्यू होती है आप जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है हमारे पास, और ये क्वांटाइज्ड होती है, ये वैल्यू कितनी होती है, √L इंटू L प्लस 1, और इसको हम कितनी लिखते हैं, L इंटू एच कट, ठीक है। ये इसको हमने इंटीजर में होती है, और यहां पर इस बुक ले रही हैं, इसको LH लिखते हैं हम, LH अपॉन 2 पाई लिखते हैं, H अपॉन 2 पाई को हमने H कट लिख दिया है, और काफी बुक इसको क्या लिख रही हैं, स्टार से लिख रही हैं, तो हमने L स्टार H लिख दिया है, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, L लिखेंगे तो भी वही आएगी, बात आएगी, L स्टार लिख देंगे तो भी वही बात है। इस L की वैल्यू
कितनी होती है एल की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम में? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड सो ऑन सो फोर होती है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू क्या पुट कर दी है हमने, ये वैल्यू इसकी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दिस होती है। तो ये वैल्यू को जब हमने पुट किया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई L स्टार इंटू एच। ठीक है, आपको एज इट इज स्टेप्स फॉलो करने हैं, ध्यान रखना है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोट्स बनवाए हैं आपको। तो यहां पर अब हम क्या जानते हैं, देखिए C इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, ये फैक्टर होता है, हम +2 में स्टडी कर चुके हैं। अगर इसका स्क्वेयरिंग करते हैं हम दोनों साइड से तो C स्क्वेयर क्या हो गया, 1 अपॉन दिस हो गया। अब यहां से हमने इस म्यू नोट की वैल्यू निकालनी है, म्यू नोट की वैल्यू को निकाल लिया तो कितना आ गया, 1 अपॉन C स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन 0। अब जब ये वैल्यू यहां पर पुट करी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, ZE, ये ZE को मैंने पहले ले लिया है, ये L स्टार H कट ये हमने लिख दिया है अपॉन 4 पाई, इसके साथ मैंने पहले एप्सिलॉन ले लिया क्योंकि हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जानते हैं, तो इसके साथ मैंने पहले एप्सिलॉन लिख लिया है, और ये इसके बाद m, इसके साथ m के साथ मैंने क्या लिख दिया, C स्क्वायर ये लिख दिया। इसके बाद यहां पर ये जो R स्क्वायर था, ये R स्क्वायर आना चाहिए नीचे, यहाँ पे ये जो नीचे इसके एक R स्क्वायर फैक्टर और आएगा R क्यूब, ये वाला फैक्टर, तो ये हमने नहीं लिखा था तो ये R क्यूब भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन की वजह से। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, मींस अब ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, जो ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जिसका है, वो क्या undergo normal precision around the this field B with angular velocity, वो मैं अब समझा रहा हूं। देखिए आप नॉर्मल प्रिसीजन का मतलब समझते हैं ना, मैं समझा चुका हूं। वैसे तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसकी वजह से है आप जानते हैं, L की वजह से, ऑर्बिटल मोशन एंगुलर मोमेंटम की वजह से है। अब दूसरी चीज क्या है, इस दो चीजें हैं इलेक्ट्रॉन के पास, ये यूलेनबेक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तो रिवॉल्व कर ही कर रहा है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वजह से उस ऑर्बिट के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपने पाथ के ऊपर क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, स्पिन की वजह से उसके पास क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये S वेक्टर है स्पिन, और इसका Z कंपोनेंट अगर हम लिखते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको S स्टार H कट, और यानी कि S वेक्टर ये भी क्वांटाइज्ड होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, S इंटू S प्लस 1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होंगी, S स्टार H के बराबर ये होती है, हम जानते हैं। यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम आल्सो क्वांटाइज्ड एंड हुज क्वांटाइज्ड वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस एंड दिस। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। यानी कि जब ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, हमें पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसके ऊपर इंटरेक्ट करती है तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या करने लग जाता है, इसके चारों तरफ प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो क्या, इसके चारों तरफ ऐसे प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसके चारों तरफ ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, इसके सिर्फ क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या लगाएगी, टॉर्क एक्ट करेगी, टॉर्क की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, थीटा चेंज नहीं होगा। यानी कि ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे 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 घूमना स्टार्ट कर देगा, इसके चारों तरफ ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, ऐसे। यानी कि ये प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा इसके चारों तरफ। तो ये प्रिसीजन करेगा तो किस वेलोसिटी से प्रिसीजन कर रहा है,
तो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड इस प्रिसीजन की क्या निकाल ली, एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। एंगुलर वेलोसिटी देखिए, जब कोई भी, मैं आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट, वैसे तो हम लार्मर प्रिसीजन के कंसेप्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकाल चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूं। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, आपको पता होगा। तो उसके ऊपर फोर्स कितना होता है आपको पता है, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी ये होता है। और ये क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और ये 9 थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो क्यू वी बी इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है। और ये किसके बराबर होता है, ये फोर्स क्या बनाता है उसके, अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है mv² अपॉन आर। यही तो है, क्यू वी बी इक्वल टू mv² अपॉन आर, ये आर आएगा यहाँ पर, हम जानते हैं। ठीक है, अब यहां से ये एक v से तो v कट गया, यहां से एक v से v कट गया, तो क्या बच गया यहाँ से क्यू बी मैं चार्ज ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, तो क्यू बी क्या कितना आ गया, ई बी इज इक्वल टू एक v कट गया तो एम वी अपॉन आर बच गया। यहां से इस m को मैं इसके नीचे ले आया तो v अपॉन आर बच गया, और v क्या होती है, ओमेगा इंटू आर, तो यहां से ये r से r कट गया, और ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, ई बी अपॉन एम आ गया। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ड्यू टू स्पिनिंग की वजह से है। ये क्या करेगा, इसके ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह के अराउंड क्या करेगा, स्पिन करेगा, ऐसे स्पिनिंग करेगा, स्पिनिंग की वजह से है, मतलब रोटेट करेगा, मोशन में जाएगा। तो ये हमने इसको लिखा WL इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई बी वेक्टर अपॉन एम, ये आ चुका है। अब जब इस कंसेप्ट के ऊपर यहां पर रिलेटिविस्टिक अप्रोच लगाई गई, और वो किसने लगाई थी स्टूडेंट्स, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये किसने लगाई थी, थॉमस नाम के साइंटिस्ट ने लगाई थी। इन्होंने क्या देखा, थॉमस ने जब इस कंसेप्ट के ऊपर रिलेटिविस्टिक अप्रोच लगाई तो उन्होंने क्या देखा, यानी कि द रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम रिवील्स दैट, क्या बताई उसने, देयर इज ए अनदर रिलेटिविस्टिक प्रिसीजन, यानी कि उन्होंने क्या देखा, जब रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट्स को लगाया तो उन्होंने क्या देखा, इस प्रिसीजन के अलावा एक और प्रिसीजन है, और वो प्रिसीजन को उन्होंने क्या नाम दिया, रिलेटिविस्टिक प्रिसीजन का नाम दिया। यानी कि इस प्रिसीजन के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला ऐसे प्रिसीजन कर रहा है तो उन्होंने क्या देखा, इस प्रिसीजन के अलावा एक और प्रिसीजन है, और वो प्रिसीजन कौन सा है, रिलेटिविस्टिक प्रिसीजन है। यानी कि वो प्रिसीजन कैसे है, वो प्रिसीजन बिल्कुल इसके अपोजिट है, ऐसे ऐसे है, बिल्कुल इसके इस प्रिसीजन के बिल्कुल अपोजिट है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, जब रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट को अप्लाई थॉमस के द्वारा किया जा रहा है तो थॉमस क्या देख रहा है, इस प्रिसीजन के अलावा एक और प्रिसीजन इसके अंदर है, और वो उस प्रिसीजन को क्या नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिविस्टिक प्रिसीजन। एंड दैट रिलेटिविस्टिक प्रिसीजन किसने स्टडी किया, थॉमस ने। तो थॉमस को अब रिस्पेक्ट देनी थी, तो उसको क्या नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड थॉमस प्रिसीजन। यानी कि थॉमस प्रिसीजन, जो ये प्रिसीजन है, जो ये रिलेटिविस्टिक प्रिसीजन है, इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लार्मर प्रिसीजन। जो ये लार्मर प्रिसीजन था ना, उसके बिल्कुल अपोजिट है रिलेटिविस्टिक प्रिसीजन। यानी कि जो ये वाला प्रिसीजन था ना, इसके बिल्कुल अपोजिट है ये वाला प्रिसीजन। अगर ये स्पिनिंग करके इधर आएगा तो ये स्पिनिंग करके इधर जा रहा है, ये कहना चाह रहा है। और ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये थॉमस ऑब्जर्व कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जो रिलेटिविस्टिक प्रिसीजन है ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है लार्मर प्रिसीजन के। अब बात आई उसकी कितनी वैल्यू है, तो उन्होंने क्या देखा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, जो लार्मर प्रिसीजन है उसका कितना है, आधा है बिल्कुल। यानी कि जो लार्मर प्रिसीजन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ इट्स लार्मर प्रिसीजन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब रिजल्टेंट
इस प्रिसीजन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, तो हमारे पास क्या बनेगा, दोनों का सम बनेगा। सम कौन कौन सा, एक तो लार्मर प्रिसीजन की एंगुलर वेलोसिटी, दूसरी किसकी एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक यानी कि थॉमस प्रिसीजन की एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों को हमने यहां पर जोड़ना था, ये प्लस आएगा, ये दोनों प्लस आएंगे। लेकिन ये जो रिलेटिविस्टिक है ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। और किसकी कितनी वैल्यू है, अपोजिट का मतलब यहां पर लगा दिया हमने माइनस, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट है रिलेटिविस्टिक, तो यहां पर प्लस आना चाहिए था, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। और इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ, ये वैल्यू लिख दी मैंने, ये वैल्यू हाफ ऑफ इसकी कितनी है, हाफ ऑफ ओमेगा एल वेक्टर इतनी है। तो ये कितनी बन गई, हाफ ऑफ, इनको जब हमने ऐड किया तो ये एलसीएम 2 लिया तो 2 में से 1 गया तो हाफ ओमेगा एल वेक्टर बन गया। अब यहां से हमने इस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर दिया, ये जो निकाली थी यहां से ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो ये कितना आ गया, ई बी अपॉन एम है, ई बी वेक्टर अपॉन 2m, यहां पर पुट कर दिया तो ये क्वांटिटी बन गई। अब ये इस क्वांटिटी में हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, जो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 1 की वैल्यू किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास। देखिए यहां पर E है और ये E है, ये E स्क्वायर हो जाएगा बस, Z ये यहां पर एज इट इज है, E इंटू ई स्क्वायर, ये L स्टार H कट है हमारे पास, बाकी ये नीचे 2 था, ये 2 8 बना देगा, 4 8 पाई एप्सिलॉन यहां तक, ये m स्क्वायर, ये c स्क्वायर r क्यूब। तो ये यहां पर पहुंच चुके हैं हम। अब यहां से जब आगे चलते हैं तो हमने क्या देखा, देखिए द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, यहां तक तो हमने क्या निकाला है, ये इंटरेक्शन निकाला है, इंटरेक्शन की क्या निकाल ली, एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली है। यानी कि अब हम धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं, एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जब तक नहीं निकालेंगे उसी एनर्जी को तो हम स्टडी करेंगे, वही एनर्जी तो डबलेट्स के अंदर ब्रेक होगी। तो अब हमें बात करनी है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की एनर्जी। यहां तक तो क्या था, ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, यहां तक ये चीज है। अब हम बात करें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी की, वो किसके बराबर होगी। देखिए मैं आपको बात करूं एक, अगर आपने +2 के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट को स्टडी किया था, जब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये देखिए मैंने यहां पर ऐसे आपको समझाया था, ये कोई एटम है, इसका कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ये रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, और ये यहां से फोर्स लगेगा तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाते ही वो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वैसे mgh, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है हमेशा, हमें पता है ये चीज। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, mg क्या है, फोर्स कौन लगा रहा था यहाँ पर B, और H क्या चीज निकाली थी, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट, वो क्या आया था, m cos थीटा, और ये थीटा किसके बीच में था, ये m और b के बीच में, तो इस थीटा की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, m और b भी लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहां से ये h कितना बन गया था, m cos थीटा, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, m और b के बीच का एंगल, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, mb cos ऑफ दिस, तो यहाँ पे ये एनर्जी निकाल ली है। तो उसी तरह देखो, अब द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट किसका होगा, देखिए मैं अभी आपको बता दूं, इसको मैं मिटा दूं यहां से। आपने क्या देखा है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसकी वजह से है, ऑर्बिटल की वजह से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की L की वजह से है, ये इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये S कट ले रहा हूं, ये H है,
ये इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ क्या करता है, स्पिन करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने क्या निकाल ली, फोर्स लगा के एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली है इस प्रिसीजन की। अब इसके बाद हमने इस एस का इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या निकाल लिया, एक कंपोनेंट निकाल लिया। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट क्या आ गया इसका, एस मैग्नीट्यूड में लिखा तो एस स्टार एच का कितना आ गया, ये थीटा है। ये थीटा किस किस के बीच में है, एस स्टार और एल स्टार के बीच में है। ये इक्वल टू एस स्टार और एल स्टार के बीच में है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी क्या बनेगी, ओमेगा एंगुलर फोर्स तो कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी। और इसका जेड कंपोनेंट ये वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड के एक पैरेलल कंपोनेंट, तो कितना आएगा इसका पैरेलल कंपोनेंट, इसका इसके पैरेलल बेस निकालोगे तो ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ये बेस अपॉन कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये निकालना है, बेस अपॉन क्या आ जाएगा, एस स्टार एच। तो बेस कितना आ गया, बेस इज इक्वल टू, बेस क्या है, ये पैरेलल कंपोनेंट है, तो ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एस स्टार एच इंटू कोस थीटा। और थीटा ये एंगल किसके बीच में है, एस स्टार और एल स्टार के बीच में। तो ये लिख सकता हूं मैं, ये एल स्टार और एस स्टार ये लिख सकते हैं ना, अभी हमने बात की थी तो हमने ये लिख लिया है। तो इसका मतलब हमने क्या निकाला है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी निकाली है। और ये किस किस के बीच की निकाली है, इस एल और एस के बीच की निकाली है। तो इसलिए हम इसको नाम दे दिया है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी एल एस, जिसको मैं डिनोट किससे कर रहा हूं, डेल्टा ई, बहुत कम आएगी, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि बी की वजह से हमने क्या निकाल लिया, बी ने तो इसको क्या कर दिया, घुमा दिया है, प्रिसीजन कर दिया है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द फील्ड डायरेक्शन। इसका प्रोजेक्शन ले लिया किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक। यही तो हमने यहां भी किया था, देखो बी इंटू एम कोस थीटा। इसका पैरेलल कंपोनेंट कितना बन गया, इसका पैरेलल कंपोनेंट ये बन गया ये, और ये एक पैरेलल कंपोनेंट बन गया। फील्ड बी ने फोर्स लगाया, बी ने लगाया है तो यहाँ पे बी आनी चाहिए थी, बी की वजह से हमने क्या निकाल ली, एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। तो ये एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द फील्ड डायरेक्शन। तो यहां से जब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये क्या बन गया, देखिए ये तो मैंने बताया है कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर अलोंग बी इज, ये आ गया हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट आ गया। तो इसमें जब वैल्यू पुट की यहां पर, तो यहां पर देखिए ये ओमेगा, हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू ले ली है एनर्जी की, मैग्नीट्यूड वैल्यू ली, इसकी भी मैग्नीट्यूड वैल्यू ले ली है। तो ये ओमेगा देखिए यहां पे ये, और यहां मल्टीप्लाई बाय दिस, ये ओमेगा एल इसका मैग्नीट्यूड, और प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द फील्ड डायरेक्शन क्या है, ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दी। तो ये दिस, ये रहा यहां पर ये, और ये क्या चीज है, एस स्टार एच इंटू कोस एल एस, ये चीज है। अब कितनी बन गई यहां पर देखिए, तो यहां पर ये ओमेगा, ये वैल्यू उठा के यहां से ये वाली वैल्यू उठाएंगे, मैग्नीट्यूड में ले लेंगे इसको, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये वैल्यू पुट की तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस ये एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार एस स्टार, ये वाला आ गया। ये वाला देखिए ये तो एज इट इज है, ये तो एज इट इज है, ये वाला फैक्टर, ये वाला एज इट इज है, जेड ई स्क्वेयर ये रहा, ये एल स्टार एस स्टार, यहां पर इसके साथ ये एच था ना, ये एच कट इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वेयर हो गया, यहां पर स्क्वेयर हो गया। तो यहां पर बाकी वही फैक्टर 8 पाई एप्सिलॉन एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू दिस, ये एज इट इज है, और ये फैक्टर आ गया। हेंस अब यहां से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ये जो 1 और आर क्यूब है ना, आपने अगर मैं बोहर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग बात करूं तो बोहर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का पाथ हमेशा आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अगर सोमरफील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहा है, इलेप्टिक पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इलेप्स के अंदर 2 फोकस होते हैं, अगर मैंने न्यूक्लियस इस फोकस के ऊपर फिक्स किया, ये सेमी मेजर ये सेमी माइनर,
अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये आर की वैल्यू कुछ है, यहाँ पर है तो ये आर की वैल्यू कुछ है, यहाँ पर है तो ये आर की वैल्यू कुछ है। इस आर की वजह से एनर्जी कुछ आएगी, इस आर की वजह से एनर्जी कुछ आएगी, इस आर की वजह से एनर्जी कुछ आएगी, इस आर की वजह से एनर्जी कुछ आएगी। यहाँ पर है तो इस आर की वजह से कुछ एनर्जी आएगी, तो ये एनर्जी अलग अलग आएगी। तो हमने अलग अलग एनर्जी की बात नहीं करनी, तो हम क्या ले लें, इन सब आर का क्या ले लें, एक एवरेज ले लें। यानी कि जो ये 1/r³ है, 1/r³ है, इसकी क्या ले लें हम, एक एवरेज वैल्यू ले लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है, इलेप्टिक भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, वो पाथ कुछ भी हो सकता है। अगर इलेप्टिक है तो उसमें आर की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, हर आर के ऊपर एनर्जी अलग अलग आएगी। तो इसका हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हम क्यों ना आर की एवरेज वैल्यू ले ले, 1/r की एवरेज वैल्यू ले लें। तो यहां पर हमने क्या ले ली, इसकी आर की अगर एवरेज ली वैल्यू तो 1/r की हमारे पास क्या बन जाएगी, एवरेज वैल्यू बन जाएगी। तो उस एवरेज की वजह से क्या आएगी, हमारे पास एक एवरेज एनर्जी आएगी। तो वो एवरेज एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, उस एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये बन गई है। क्योंकि 1/r³ ये मैंने एवरेज लगा दिया है, इसके ऊपर एवरेज लगा देंगे, और ये जो 1/r³ बाकी ये फैक्टर वही रहेगा एज इट इज, और 1/r³ के नीचे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर एवरेज लगा देंगे। अब देखिए, इससे आगे जब हमने बात की तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 1/r³ की निकालनी थी। अब हमने बहुत सोचा, हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी कर चुके थे, पर्टर्बेशन थ्योरी को भी स्टडी कर चुके थे। मींस पर्टर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहां पर हमने 1/r³ की वैल्यू निकाली थी, और वो वैल्यू कितनी निकल के आई थी। तो यहां से इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको यहां पर हमें एक रिजल्ट उठाना है, और वो किसकी हेल्प से उठाना है, अकॉर्डिंग टू पर्टर्बेशन थ्योरी। मींस अकॉर्डिंग टू, हमें क्या लेना है, अकॉर्डिंग टू पर्टर्बेशन थ्योरी एंड quantum mechanics, the quantum mechanics, the average value of 1/r³, यानी कि मैं इसको यहां पर ये लिख दूं, कितनी आएगी, इज, हमें यहां पर ये याद रखना है। तो 1/r³ की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आती है, ये पर्टर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग निकाल रखा है, Z³। अब ये मैं आर्टिकल यहां पर निकालूंगा तो स्टूडेंट बहुत लेंथी बन जाएगा, 1n³ L into L plus 1/2 into L plus 1। यहां पर जो ये A0 है, ये क्या चीज है, रेडियस ऑफ फर्स्ट और बोहर ऑर्बिट है। A0 यहां पर आपको लिखना है, A0 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। और हमने निकाला था A0 की वैल्यू, हमने वहां पर बोहर के हाइड्रोजन एटम के केस में निकाली थी। Rn की वैल्यू कितनी आई थी, वहां पर हमने निकाल चुके हैं वैल्यू, n² h² अपॉन यहां पर πm(e²) ये आई थी। और यहां पर हमने फर्स्ट बोहर ऑर्बिट यहां पर R1 लिख दिया था, R1 फर्स्ट रेडियस की निकाली थी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये कितनी बन गई, इसी को हमने क्या कहा था, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और इसका मतलब A0 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, h² एप्सिलॉन, और यहाँ क्योंकि 1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 एप्सिलॉन πm(e²), ये आ गई थी वैल्यू। अब ये वैल्यू, ये किसकी, ये फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की आ गई थी। ये वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई R³ की,
दैट कम्स आउट, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी आती है ये हमारे पास z³, ये वैल्यू पुट करोगे तो इसका क्यूब करोगे तो क्यूब कर देता हूं मैं यहीं पर, क्यूब करोगे तो ये 6, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब और ये 6, तो यहां पर ये z³, ये वाली ऊपर वैल्यू चली जाएगी π³ m³ e⁻6 अपॉन क्या आ गया हमारे पास, यहां पर हमारे पास और क्या बच गया, देखिए ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहां पर ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या बन गया हमारे पास h6 एप्सिलॉन 3 और क्या बच गया हमारे पास, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो n³ l इंटू l+1/2 इंटू l+1, ये बन गई हमारे पास। ठीक है, अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो हमारे पास एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी, एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी, एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी कितनी आ गई, वहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा ELS एवरेज, ये वेक्टर नहीं है एवरेज है, ये वैल्यू वहां पर पुट करोगे तो देखिए z³ 3 ये तो 4 हो गया, और यहाँ पे e² और यहाँ पे e⁻6, तो ये e⁻ कितना हो गया 8, और यहाँ पर m³, यहाँ पर m नहीं है तो यहाँ पर m³, यहाँ पर ये मैंने फैक्टर ले लिया, ये π³ m³ मैंने m³ ले लिया, e⁻ ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब नीचे और बाकी यहाँ पर क्या चीज है, h कट है तो इसको h² अपॉन h कट की वैल्यू h/4π, तो यहाँ पर 4π32, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे h कट की वैल्यू कितनी होती है h/2π, इसका स्क्वायर करोगे तो h² अपॉन 4π², 32 π², एक पाई वहां पर है तो क्यूब ε0, ये ε0, और क्या आएगा यहाँ पर m² c² और r³ की वैल्यू हमें ये पुट करनी है, अभी पुट करते हैं, यही तो पुट कर रहे हैं हम। और क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास, देखिए ये L स्टार S स्टार कोस ऑफ L स्टार S स्टार ये आ गया, और ये नीचे ये आ जाएगा n³ L इंटू l+1/2 और l+1, और यहाँ पर ये h² है, ये वैल्यू भी तो आएंगी, यहाँ पर h² और ε³ h⁻6 ये वैल्यू है। तो अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो काटता हूं तो क्या क्या कटता है उनको देखो। अब यहां से देखो π³ से ये π³ कट गया, यहां से ये h² से 2 से ये 4 बच गया, यहां पर यहां से ये m² से ये एक यहाँ पर m बच गए, 2 कट गया तो m बच गया, c² यहां पर है। अब यहां पर देखिए और क्या क्या बचा, इसका मतलब e⁻, ये कट चुका, यहां पर m² है, और यहां पर हमारे पास क्या बचा है, एक m बचा है, z⁻ इक्वल टू क्या बच गया, z⁻4 e⁸ m अपॉन, और तो सब कुछ कट चुका है, L स्टार S स्टार कोस ऑफ L स्टार S स्टार ये बचा, और क्या बचा है यहाँ पर 32, ये 3 है, एक ये है ε⁴ h⁻4, ये दोनों हो चुके हैं, यहां से ये दोनों ये हो चुका है, c², ये c² बचा है, और यहां पर ये बचा है बस n³ L इंटू l+1/2 इंटू l+1। आपको स्टूडेंट ये इक्वेशन यहाँ पे याद रखनी है, यानी कि मेरे को क्या निकाल चुका हूं, एवरेज इंटरेक्शन
एनर्जी निकाल चुका हूं। अभी हमने ओनली एनर्जी की बात की है। अब हम डबलेट्स की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट आर्टिकल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। ये काफी लेंथी लेक्चर हो चुका है।